नमस्कार, मैं सत्य मिश्रा। आप सभी का स्वागत है टीच हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और मैं आपके लिए हाजिर हूँ आज ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है उसके साथ। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के ज़रिए आपके दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपकी जो सीटेट है उसकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। उसके लिए दोस्तों मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। आप सब वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, तो सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न पूछना क्या चाहता है, कह रहा है कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। यहाँ पे सलाद के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है, उसको आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो क्या है, सलाद भालू जैसा दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। और चौथा यहाँ पे दे रखा है कि सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि सबसे पहले आप सलाद होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि सलाद जो होता है प्रतिदिन, इसकी जो दिनचर्या होती है, सलाद है प्रतिदिन लगभग 17 घंटे, इसके प्रतिदिन जो होता है 17 घंटे लगभग जो होता है पेड़ की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। और जिस पेड़ पे रहता है, तो सबसे खास बात इसकी होती है कि जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां या टहनियों को वो खाता है, ठीक है। और सलाद की जो एज होती है, कभी पूछ लेता है कि सलाद की जो एज होती है वो कितनी होती है, तो सलाद की एज होती है 40 वर्ष की इसकी एज होती है। सलाद जो होता है और वे शरीर के तापमान को लगभग इतना तक बनाए रखते हैं। उनके जो शरीर का तापमान है, कभी कभी उनके शरीर के तापमान को लेकर ही प्रश्न पूछ लेता है। तो आप जान लीजिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 93 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना दोस्तों, 93 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इनके शरीर का तापमान। और इनकी जो एज होती है वो 40 वर्ष होती है। और एक ऐसे होते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि ये भालू जैसे दिखाई देते हैं और इनकी एज जो होती है वो 40 वर्ष होती है। और ये अपने शरीर के तापमान को लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनाए रखते हैं। सप्ताह में केवल एक बार यह अपने आपको राहत देने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। दोस्तों सप्ताह में केवल एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं और ये कैसे होते हैं, भालू की तरह दिखाई देते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि वे पूरे लाइफ जो होती है इनकी 40 वर्ष की होती है और उस पूरे लाइफ के दौरान सिर्फ पूरे 8 पेड़ों पर ही पूरा अपना लाइफ है बिता देते हैं दोस्तों। उससे ज़्यादा किसी पेड़ का यूज नहीं करते हैं। इनके शरीर कैसा होता है, इनके शरीर पर बाल होते हैं और यह एक छोटे भालू जैसा दिखाई देता है। दोस्तों अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जहाँ पे चिंपैंजी दिखाई दे रहा है, सलाद जो होता है चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल गलत, इसको काट दीजिए। सलाद जो है चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, काट दीजिए। अब बच रहा है आपके पास दो। यहाँ पे सलाद भालू जैसा दिखाई देता है और दिन के लगभग 17 घंटे सोता है, यहीं पे गलत हो गया। कितने घंटे सोता है, मात्र 17 घंटे। 17 घंटे आराम करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों चलते हैं। अगर सलाद से आपके एग्जाम में कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उसको जरूर करके आएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 है। कह रहा है कि कच्चा तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चा जो तेल होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप जान लीजिए कि जो कच्चा तेल होता है दोस्तों उसमें क्या क्या मिला होता है। कच्चे तेल में ठोस, तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिसे खारे पानी और मिट्टी कणों के साथ मिलाया जाता है। और यह हरे रंग के तरल जीवाश्म ईंधन के कारण एक गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है दोस्तों, एक गहरे भूरे रंग का होता है कच्चा तेल। और इसका उपयोग समझ लीजिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो आपको मैं बता दूं इसका उपयोग कोल तार बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में और औषधि बनाने में, डाई क्लिनिक करने में। तो आपको मिला जुला के जो
पेंट है, इसका उपयोग उपरोक्त सभी जगहों पे पेंट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जान लीजिए कि कच्चे जो तेल है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, फार्मा उद्योग हो गया, प्लास्टिक हो गया, सड़क या कोयला जो तार होता है उसको बनाने के लिए भी, या विमान का जो ईंधन होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। कच्चे तेल का उपयोग आपको समझ में आ गया कि कच्चे तेल का उपयोग कोल तार बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधि बनाने में, ठीक है, और सूखी सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है डाई क्लीनिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और दोस्तों सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा है कि ईवीएस में एक शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। ईवीएस का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि इन्वायरमेंटल स्टडी होता है, जिसे पर्यावरण अध्ययन बोला जाता है। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना को बढ़ावा देना। तो ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण जो होता है दोस्तों, तो क्या होता है शैक्षिक भ्रमण, आप जानिए कि शैक्षिक भ्रमण जो होता है शक्तिशाली सकारात्मक शिक्षण उपकरण है जो सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक और व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों शैक्षिक भ्रमण जो है बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं कि सकारात्मक शिक्षण उपकरण है एक टाइप से, और जो सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक, व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। और ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है उसको जानिए कि ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना। तो सबसे बड़ा जो शैक्षिक भ्रमण है कि जो चीज़ें उपलब्ध हैं या जो चीज़ें वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना मेन उद्देश्य होता है। और सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारिता के कारण ईवीएस अधिगम में बच्चों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए यह सबसे उपयुक्त उपकरण होता है। बच्चों को दोस्तों हस्तपरक गतिविधियां उपलब्ध कराना, या छात्रों को अगर किसी गतिविधि में उनको हस्तपरक या उनके द्वारा खुद उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया जाएगा तो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे, ठीक है। तो छात्रों को हस्तपरक गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, वेरी गुड। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। जो पेट्रोलियम होता है उसका सही अभिलक्षण क्या होता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है क्या होती है, इसको जान लीजिए कि पेट्रोलियम जो शब्द होता है दोस्तों, जो पेट्रोलियम शब्द यहाँ पे लिखा गया है ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका एक पेट्रा होता है, पेट्रा, और दूसरा होता है ओलियम। क्या होता है, पेट्रोलियम, पेट्रा प्लस ओलियम होता है। और जान के चलिए कि पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो कह सकते हैं कि चट्टान और तेल से बना हुआ है क्या, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम होता क्या दोस्तों, एक गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। कैसा होता है, गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। और पेट्रोलियम का निर्माण जो कैसे होता है, पेट्रोलियम जो होता है इसका निर्माण होता है समुद्री जीव, समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। समुद्र में रहने वाले जीवों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है, ठीक है। और जैसे ही इन जीवों की मृत्यु हो जाती है, जो समुद्र में रहते हैं, उनके शरीर जो है समुद्र के तली में दब गया होता है और रेत और मिट्टी की परतों से वो ढक जाता है। लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति और उच्च तापमान और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में बदल देता है। तो इसका जो आपका राइट जवाब होगा कि पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण क्या होता है, तो पेट्रोलियम दोस्तों बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है।
जो कि समुद्र में रहने वाले जीवों से बनता है। समुद्र में रहने वाला जो जीव है वो काफ़ी दिनों तक जब मर जाता है समुद्र में, तो वो लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति और उच्च तापमान और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में बदल देता है दोस्तों। ठीक है, और कच्चे तेल से, जो कच्चा तेल होता है उससे पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता रहूँगा दोस्तों, बस आप सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय विखंडन, अपघटन, नाभिकीय संलयन या दहन। तो सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के दौरान परमाणु संलयन कौन सी घटना घटित होती है? परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन की घटना घटित होती है। और सौर ऊर्जा जो होती है सूर्य में होने वाले परमाणु संलयन द्वारा बनाई जाती है। और परमाणु संलयन जो होता है कब होता है? नाभिकीय संलयन जिसको बोला जाता है, नाभिकीय संलयन कब होता है? जब हाइड्रोजन परमाणु के प्रोटॉन सूर्य के केंद्र में हिंसक रूप से टकराते हैं और एक हीलियम परमाणु बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तब क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए और जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका दिया गया है नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक परमाणु नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए आप जान लीजिए कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से उतनी ही ऊर्जा निकलती है जितना लगभग 4 अरब किलोग्राम कोयले के जलने से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है? अंकुरित बीजों को कक्षा में दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण के चरणों को प्रस्तुत करना, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाना, छात्रों को बीज बोने की एक गतिविधि करने के लिए, विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए और उनका चित्रण करने के लिए कहना। दोस्तों बीज अंकुरण की अवधारणा तभी बच्चा सीख सकता है जब उसमें बच्चे को शामिल किया जाए, उस गतिविधि में खुद बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, तभी उस चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अंकुरित बीजों को कक्षा में दिखा देने से बिल्कुल नहीं, बोर्ड पर चित्र बना देने से बिल्कुल नहीं, बीज अंकुरण की तस्वीर दिखा देने से नहीं, छात्रों को बीज बोने की एक गतिविधि करने के लिए कहना और विभिन्न चरणों का उनको अवलोकन, खुद से अवलोकन करने के लिए कहना, तभी बच्चा जो है बीज अंकुरण की अवधारणा को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उससे चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों? चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर आता है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल न्यून मून को ही पृथ्वी की ओर होता है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने और एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय समान है, चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसके लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। सबसे पहला जो आप जान लीजिए, सबसे पहला जो कारण है वो है कि पृथ्वी हर 365 दिनों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। 365 दोस्तों, एक साल में 365 दिन होता है और जो पृथ्वी होती है सूर्य की परिक्रमा एक वर्ष में केवल एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है और हर 24 घंटे में एक बार अपने धुरी पर क्या होती है? घूम जाती है। हर 24 घंटे पे अपने धुरी पे घूम जाती है, इस कारण ऐसा होता है। और दूसरा कारण है कि चंद्रमा हर 27.3 दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, और इतने ही दिनों में एक बार अपने धुरी पर घूमता है और ये चक्कर को पूरा करने में ठीक उतना ही समय लगता है। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने और इस चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय है समान है, इस कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है।
यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, इसको देखिएगा। प्रश्न नेक्स्ट है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे है कि कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में सोचें और चर्चा करें खंड में निम्नलिखित कथन है। क्या होगा अगर आपको अपने गांव या कस्बे में एक हफ्ते तक पेट्रोल डीजल न मिले? कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को तेल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना, पेट्रोल और डीजल के स्रोतों पर छात्रों का आकलन करना, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए कल्पनाशील और विचार कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 है कि पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागरूक करना। दोस्तों बिल्कुल सही कि कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय है सोचें और चर्चा करें खंड में क्या होगा अगर आपके गांव या कस्बे में एक हफ्ते तक पेट्रोल ना आए। तो बच्चों को वास्तविक जीवन की जो समस्या, दोस्तों पर्यावरण कहता है कि बच्चों को वास्तविक जीवन की जो समस्या है उसको जोड़ के उनको या प्रत्यक्ष अनुभव कराना ही ईवीएस का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए उनकी कल्पना, मतलब उनको सोच के को करना और विचार कौशल को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में के लोगों के संबंध में उल्टा हैं। दोस्तों हम भारतीय जो हैं किसके सापेक्ष है? हम सब उल्टे हैं। तो लीबिया के, अल्जीरिया के, अर्जेंटीना या अलास्का के। तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि किसके सापेक्ष हम सब उल्टे हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी को, जो पूरी पृथ्वी होती है, इसको 2 गोलार्ध में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, दूसरा होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। वे केवल पृथ्वी पर विशिष्ट स्थानों के नाम हैं। ये सब क्या है? सिर्फ पृथ्वी पर एक विशिष्ट स्थान है, उसका नाम है, ताकि हमारे लिए दिशा निर्देश देना और अपना रास्ता खोजना वो आसान हो जाए। इसलिए इसको 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी गोलार्ध में। ये गोलार्ध सापेक्ष है, यदि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये जो गोलार्ध हैं ये क्या है? ये एक दूसरे के सापेक्ष हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अभी तक परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसलिए हम भारतीय जो हैं वो अर्जेंटीना जो है दोस्तों उसके सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टूटता तारा होता है कोई? तारा, धूमकेतु, उल्का या क्षुब्ध ग्रह। तो टूटता हुआ तारा कुछ नहीं बल्कि क्या होता है? उल्का होती है दोस्तों। क्या होता है? एक उल्का होता है। टूटता तारा बिल्कुल उल्टे हथौड़े जैसा, जो टूटता हुआ तारा होता है बिल्कुल जो हथौड़ा होता है उसके उल्टा, जैसे उल्टे हथौड़े जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और एक जो उल्का पिंड होता है दोस्तों, एक वस्तु मलबे का एक ठोस टुकड़ा होता है, जैसे धूमकेतु हुआ, क्षुब्ध ग्रह या उल्का पिंड है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उतरने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सतह पर उतरने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। उल्का एक क्षुब्ध ग्रह है जो पृथ्वी पर उतरने का प्रयास करता है। उल्का जो है, उल्का क्या है? एक क्षुब्ध ग्रह है जो कि पृथ्वी पर उतरने का प्रयास करता है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा उसको वाष्पीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? टूटता तारा होता है, उल्का होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मैथमेटिकल है लेकिन अच्छा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि राज्य के मानचित्र के एक कोण पर पैमाना 1 सेमी बराबर 110 मीटर वर्णित है। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 शहरों के मध्य मापी गई दूरी इतना सेमी है तो दोनों शहरों के मध्य वास्तविक दूरी क्या होगी? 2.01 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 1.067 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे आप मान लीजिए कि मानचित्र कम पैमाने पर खींचे जाते हैं। जो मानचित्र होता है वो हमेशा जो होता है कम पैमाने पर, किस पे खींचा जाता है? मानचित्र जो होता है हमेशा जो है वो कम पैमाने पर खींचा जाता है। किस पे? कम पैमाने पर मानचित्र को खींचा जाता है। और पैमाना बराबर क्या होता है? पैमाना बराबर भूमि पर वास्तविक दूरी। पैमाना जो होता है
वो बराबर होता है किसके? भूमि पर वास्तविक दूरी के। भूमि पर वास्तविक जो दूरी होती है उसके बराबर पैमाना होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि 1 सेमी बराबर क्या होता है? 110 मीटर होता है। और मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 9.7 सेंटीमीटर। अब मानचित्र पर 1 सेमी बराबर कितना है? 110 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1 सेमी बराबर कितना है दोस्तों? 110 है। ठीक है, अब शहरों के मध्य जो वास्तविक दूरी दी गई है वो क्या है? 9.7 है। शहरों के मध्य की जो दूरी है वो क्या है? 9.7 है। और 9.7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 110 मीटर से, वास्तविक दूरी से। ठीक है, तो टोटल आपका जो मान यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1067 मीटर आएगा। क्या आया? 1067 मीटर। और इस मीटर को जब किलोमीटर में बदला जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों इसको केमी में बदलने के लिए 1067 में 1000 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगा? 1.067 किलोमीटर जो है इसका फाइनल रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीएफ 2005 जो है उसकी कार्यशाला को कहाँ पे स्थापित किया गया या आयोजित किया गया? एससीईआरटी उदयपुर में, एसआईईआरटी उदयपुर, या एनसीईआरटी नई दिल्ली, या एनएचआरडी दिल्ली में? तो इसका जो कार्यशाला है कहाँ पे आयोजित किया गया है? वो एनसीईआरटी नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए सही है? पर्यावरण अध्ययन के लिए इसमें से क्या सही है? पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कक्षा 2, 3 और 4 के लिए ईवीएस के मुद्दे और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। ऑप्शन 4 है कि कक्षा 1 और 2 के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की चिंताओं और मुद्दों को सिखाया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए इसमें से सही क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन होता क्या है। पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय होता है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है और यह एक व्यापक क्षेत्र होता है। क्या होता है? जो पर्यावरण अध्ययन होता है एक तरीके क्या होता है? व्यापक क्षेत्र होता है जो कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, भाषा और गणित आदि के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस कारण से आपको बता दें कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण विषय पढ़ाया जाता है, पर्यावरण विज्ञान की जो अवधारणाओं को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। और जान लीजिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है ने पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 में एक अलग विषय के रूप में निर्धारित किया है। दोस्तों एनसीएफ के तहत जो है एनसीएफ जो है वो पर्यावरण अध्ययन को 3 से 5 के लिए एक अलग विषय के रूप में निर्धारित किया है। नहीं तो 1 से लेकर 2 तक का जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है उसे भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए। कह रहा कि केरल के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि केरल के पड़ोसी राज्य। तो सबसे पहले आप दोस्तों जान लीजिए कि जो केरल है, केरल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसको आप जान लीजिए कि केरल का नाम वास्तव में नारियल के पेड़ों के नाम पे रखा गया। केरल का नाम ऐसे नहीं पड़ा है, जैसे नारियल के पेड़ वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसी के नाम पे केरल का नामकरण हुआ है। ठीक है, जो केरा होता है, केरा का अर्थ होता है नारियल का पेड़, केरा का अर्थ होता है नारियल का पेड़ और आलम का अर्थ है भूमि। केरल का अर्थ है नारियल पेड़ की भूमि। दोस्तों यहाँ पे केरल का अर्थ क्या होता है? नारियल के पेड़ों की भूमि को केरल कहते हैं। नारियल के
पेड़ों नारियल के पेड़ों की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, केरल कहा जाता है। ठीक है, और केरल भारत के, केरल कहाँ है, केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम तट पे है। कहाँ पे है, भारत के दक्षिण व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहते हैं, दक्षिण पश्चिम तट पे केरल अवस्थित है। और केरल की जो मिट्टी दोस्तों, केरल में कभी कभी पूछ जाता है केरल में कैसी मिट्टी पाई जाती है, केरल में बलुई मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो कि नारियल के वृक्षों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, सबसे अच्छी। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न है उसको समझिए कि केरल के पड़ोसी राज्य कौन है। तो केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन है, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है केरल के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अच्छा प्रश्न है और आपके 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन आपको बताना है कि यह जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है और इसकी चोटी जो है, चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8900 मीटर है। ऑप्शन 3 है कि यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9850 मीटर है। यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9850 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट के विषय में कुछ बातें दोस्तों जो आपको जानना चाहिए और जान लीजिए। ठीक है, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो चोटी है कहाँ पे अवस्थित है, यह नेपाल में है। कहाँ पे दोस्तों, नेपाल में अवस्थित है। और कभी बात हो अगर इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई होती है टोटल अगर एग्जैक्ट माना जाए तो 8848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है। कितनी होती है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और सबसे जो खास बात होती है दोस्तों, इसका अगर राउंड फिगर करेंगे तो कहीं पे आपको दे दिया जाएगा 89, मतलब 8900 मीटर भी सही है। ठीक है, तो और इसकी जो खास बात है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की, वो ये है कि हमेशा बर्फ़ से ढका होता है। इसकी जो चोटियाँ होती हैं, कह सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है हमेशा कैसा होता है, बर्फ़ से ढका होता है। और इसे नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, और चलिए दोस्तों, और इस प्रश्न का राइट जवाब आपको समझ में आ गया होगा कि जम्मू का एक क्या है, नेपाल का एक हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितना है, 8900 मीटर। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा या कौन सा स्थान जो है ठंडा रेगिस्तान है, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग। तो हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है या ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें ठंडा रेगिस्तान से तात्पर्य क्या है, बेहद ठंडी सर्दियों वाले रेगिस्तान। ऐसा रेगिस्तान आमतौर पर पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठंडा रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, आमतौर पे या कह सकते हैं कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे बात होती है कि हमारे देश में लिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, तो लद्दाख जो है, लद्दाख भारत का एकमात्र, कहाँ का, भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये हिमालय में स्थित है, हिमालय में स्थित है लद्दाख। ठीक है, यह मानसून से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि यह हिमालय के, देखिए दोस्तों अगर बात होती है कि लद्दाख के, तो एक जो वर्षा से मानसून, जब मानसून आता है तो मानसून इस पर कोई भी इफेक्ट या प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, कितना होती है, 10 सेंटीमीटर सालाना। इसमें जो वर्षा होती है वो 10 सेंटीमीटर सालाना वर्षा यहाँ पे होती है। चलिए अगले प्रश्न में जब दोस्तों चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है, ये भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पे घर्षण के बारे में लिखित चर्चा करते हुए शिक्षक ने
अवधारणा को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। शिक्षक द्वारा उद्धृत उदाहरण जहां घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है नीचे दिए गए। यहाँ पे दोस्तों कुछ कथन दिया गया है घर्षण के बारे में, इसमें आपको चूज करना है कौन सा सही है, उसी को आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, हम कलम की नोक पर कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड है कि हम अपने पैरों और ज़मीन के बीच घर्षण के कारण ही चलने में सक्षम होते हैं, दोस्तों ये भी सही है कि अगर पैर और ज़मीन के बीच में घर्षण काम न करे दोस्तों तो वहाँ पे हम फिसल के गिर जाएंगे या वहाँ पे चलना ही असंभव होगा। ठीक है। कथन सी है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही वापस से लौट के आती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, तो गलत हो गया आपका। और कथन दी है कि हम गतिमान वाहन को घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें जो राइट जवाब होगा आपका ए, बी और डी जो है ए राइट जवाब है। ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है, यह किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाएगा, थ्रेशरिंग, छानने, कटाई या हाथ से चुनना। तो एक किसान जो है वो अनाज को भूसे से अलग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा, थ्रेशरिंग का उपयोग करेगा। किसका, थ्रेशरिंग का। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और कटाई की जो पद्धति दोस्तों, कटाई विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। कटाई के लिए हंसिए का यूज किया जा सकता है, या कटाई के लिए दोस्तों विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं उसके द्वारा भी कटाई हो सकती है। ठीक है। और हाथ से चुनना, इसका मतलब होता है कि जो अनाज होता है दोस्तों, अनाज में कोई भी कंकड़ या किसी भी प्रकार के जो, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों। खारे पानी का घनत्व, दोस्तों ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, घनत्व के ऊपर डिपेंड करती हैं। खारे पानी का घनत्व जो है समान पानी से अधिक होता है। नमक के पानी में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व खारे जल से अधिक होता है। खारे पानी में नींबू का घनत्व कम हो जाता है। तो खारे पानी का जो घनत्व है वो सामान्य पानी से अधिक होता है। क्या होता है, सामान्य पानी से अधिक होता है। इस कारण नींबू जो होता है सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोईठे का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। जलने वाले ईंधन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। ईंधन जलने से उत्पादित कालिख उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है, या ईंधन के जलने से पैदा होने वाला धुआं उसकी एलर्जी का कारण बन सकता है। वृद्धावस्था और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर का प्रदूषण। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब गांव में लकड़ियों पर खाना बनाया जाता है तो उसमें धुआं निकलता है, विभिन्न प्रकार के दोस्तों धुआं निकलता है और उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो कि उसके साथ निकलते हैं। वही जो कण है दोस्तों ईंधन के साथ उत्पन्न कालिख, जो वही कालिख होती है उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गई, इस कारण से उसे ऐसी दिक्कत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि अन्य से भिन्न है, पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस या कोयला। तो इसमें सबसे भिन्न क्या है, पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस या कोयला। तो सबसे भिन्न क्या है, कोयला है।